हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेस पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के विज्ञान विषय के अध्याय 3 धातु एवं अधातु के 5वां टॉपिक जो पार्ट 5 है संक्षारण के बारे में हम लोग देखेंगे। तो संक्षारण क्या होते हैं इनके सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। संक्षारण क्यों होते हैं, संक्षारण को रोकने के लिए हमें कौन कौन सी प्रक्रियाओं को करना पड़ता है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है और हम शुरू करते हैं क्लास। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेज 504 पे जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आज हम संक्षारण को देखते हैं। तो हमसे कह रहा है संक्षारण के संबंध में अध्याय 1 में आप निम्नलिखित बातों का अध्ययन कर चुके हैं। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्फर सल्फाइड AgS की परत बनाने के कारण ऐसा होता है। तो जब हम खुली वायु में कुछ दिन तक चांदी को पहने रहते हैं, छोड़ देते हैं, तो उस वस्तु पर क्या होती है कि जो चांदी होता है वो काली कलर की हो जाती है। तो चांदी काली कलर के क्यों हो रहा है? क्योंकि सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनाने के कारण ऐसा होता है। अब हमने आगे देखे हैं कि कॉपर में वायु उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। तो हम देखते हैं कि जो कॉपर को जब हम वायु में उपस्थित छोड़ देते हैं तो ये आर्द्र जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, Cu जो होंगे, आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं और जो हमारा धीरे धीरे जो कॉपर की सतह जो भूरे रहती है वो खत्म होने लगती है चमक, और इस पर हरे रंग की परत बन जाती है। तो हरे रंग की जो परत होगी वो हमारा क्या है? तो हमारा कॉपर कार्बोनेट है। क्या है? कॉपर कार्बोनेट है। आगे हम देखते हैं लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग लगना कहते हैं। तो वो हमारा क्या है? तो वो हमारा Fe2O3 है। फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। आइए इन परिस्थितियों का पता करें जिनमें लोहे का पर जंग लग जाती है। इसके लिए हम क्रियाकलाप 3.14 को देखते हैं। 3 प्रश्नाली लीजिए, प्रत्येक में स्वच्छ लोहे की कील डाल दीजिए। इन प्रश्नालियों के A, B, C नाम दीजिए। प्रश्नाली A में थोड़ा जल डालकर इसे कॉर्क से बंद कर दीजिए। प्रश्नाली B में उबालता हुआ आश्वित जल डालकर इसमें 1 मिलीलीटर तेल मिलाइए, कॉर्क से बंद कर दीजिए। तेल जल पर तैरने लगेगा, वायु को जल में विलीन होने से रोक देगा। प्रश्नाली C में थोड़ा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 डालकर उसे कॉर्क से बंद कर दीजिए। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड वायु की नमी को सोख लेगा। इन प्रश्नालियों को कुछ दिन छोड़ने के बाद उनका परीक्षण कीजिए। आगे आप देखेंगे कि प्रश्नाली A में रखे लोहे की कील पर जंग लग गया। तो हम देखते हैं कि जो प्रश्नाली A में लोहे की कील में क्या होता है? जंग लग जाता है। लेकिन प्रश्नाली B और C में रखी कीलों पर जंग नहीं लगता है। प्रश्नाली A की कील वायु एवं जल के संपर्क में रहती है। प्रश्नाली A की कील केवल जल के संपर्क में रहती है एवं प्रश्नाली C की कील शुष्क वायु के संपर्क में रहती है। इससे लोहे की वस्तुओं में जंग लगने की अवस्थाओं के बारे में हम कह सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी 3 प्रश्नाली था A, B, C। एक में हमने सिर्फ वायु में जल डाला और उसमें लोहे की नई कील डाल दी। एक में हमने वायु और क्या किया? थोड़ा तेल डाला और उसको कील डाल दिया। एक में हमने क्या किया कि निर्जल जो कैल्शियम क्लोराइड थे उसको डाल दिया और इसमें शुष्क वायु था। जब देखते हैं तो हम जल वाले A में देखते हैं तो इसमें जंग लग गया, जबकि B और C में जंग नहीं लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो जो केवल जो जल से प्रश्नाली A में जो कील है तो केवल जल के संपर्क में रहती है, इसलिए उसमें जंग लग जाते हैं। लेकिन जो शुष्क वायु में होंगे या किसी वस्तु में संपर्क में रहते हैं तो उन पर जंग नहीं लगता है। आगे संक्षारण से सुरक्षा। तो संक्षारण से हम लोग कैसे सुरक्षा करेंगे उन चीज़ों को, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पेंट करके,
तेल लगा के, ग्रीज लगा के, यसद लेपन, लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ा के, या जिसे हम लोग अंग्रेजी में गैल्विनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्विनाइजेशन या गैल्वीकरण कहते हैं, या इसे हिंदी में यसद लेपन कहते हैं। तो गैल्विनाइजेशन में क्या होता है? तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, लोहे पे जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो संक्षारण को रोकने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, या यस लेपन करके, या क्रोमियम लेपन करके, या एनोडीकरण करके, या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। तो ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं वो लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली चरत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लोहे की एवं इस्पात की जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर हम लोग जस्ते की एक परत चढ़ाते हैं, जिसे यसद लेपन या गैल्विनाइजेशन भी कहते हैं। जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यसद लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? तो धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिश्रावत्वन है। इस विधि से हम इच्छा अनुसार धातुओं को अत्यंत गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है। तो जो सॉफ्ट लोहा होते हैं वो क्या होते हैं? तो बहुत नर्म होते हैं एवं गर्म करने पर सुगमतापूर्वक खींच जाते हैं। लेकिन यदि इसमें थोड़ा कार्बन लगभग 0.05% मिला दिया जाता है तो लोहा जो होते हैं वो कठोर तथा प्रबल हो जाते हैं। लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो स्टेनलेस स्टील जो होते हैं वो लोहा, निकेल और क्रोमियम तीनों जो धातु होते हैं उनके मिश्र धातु होते हैं स्टेनलेस स्टील। तो कभी कभी आपसे प्रश्न भी पूछता है कि स्टेनलेस स्टील किसके बने होते हैं? तो जो स्टेनलेस स्टील होते हैं उनमें क्या क्या रहते हैं? तो हमारा क्या रहता है? लोहा रहता है, उसके बाद क्या रहता है? तो निकेल रहता है और क्रोमियम रहता है। क्या रहता है? लोहा, निकेल और क्रोमियम तीनों का मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील कहलाता है, जो कठोर, इसमें जंग नहीं लगता। इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाता है तो इसके गुण धर्म बदल जाते हैं। वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर किसी भी धातु के गुण धर्म बदले जा सकते हैं। यह पदार्थ धातु एवं अधातु कुछ भी हो सकता है। दो या दो से अधिक धातुओं को समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक धातुओं के जो समांगी मिश्रण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मिश्र धातु। समांगी का मतलब होता है कि दोनों जो होता है समान, जो मिश्रण होता है कोई निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, वो क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है, जो एक दूसरे में मिल जाते हैं। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है एवं तत्पश्चात माने उसके पश्चात दूसरे तत्व को एक निश्चित अनुपात में विलीन किया जाता है, मिलाया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलीकृत किया जाता है। अब शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना जो होते हैं वो 24 कैरेट के होते हैं, लेकिन जो शुद्ध सोना होते हैं वो 24 कैरेट के होते हैं तथा यह काफ़ी नर्म होता है। शुद्ध सोना काफ़ी नर्म होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी तथा तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। इसका तात्पर्य यह कि 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग तांबा और चांदी का मिलाया जाना है। तो शुद्ध सोना जो होते हैं वो 24 कैरेट के होते हैं, लेकिन जो हमारे देश में अब वो बहुत नर्म होता है, इसलिए उसका आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। तो उसमें कठोर बनाने के लिए सोना को क्या किया जाता है? तो चांदी या तांबा मिलाया जाता है। तो हमारे देश में जो आभूषण होते हैं वो मुख्यतः 22 कैरेट के उपयोग में लाए जाते हैं। इसका तात्पर्य होता है कि 22 भाग सोना है और जो 2 भाग होते हैं वो हमारा क्या है? तांबा और चांदी है। 22 कैरेट को 9 से 16 भी कहते हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे 1000 हमको ग्राम सोना है तो उसमें 9 से 16 ग्राम जो होंगे वो हमारा प्योर गोल्ड होगा। क्या होगा? प्योर गोल्ड होगा। और जो हमारा ये बचा हुआ जैसे
84 है वो क्या है, तो तांबा और चांदी है। 84 ग्राम क्या है, तांबा और चांदी है। 18 कैरेट जो गोल्ड होते हैं, 18 कैरेट, उसको हम लोग 750 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 750 कहते हैं। तो 750 का मतलब होता है 700 ग्राम, 750 ग्राम शुद्ध सोना है कितने में, तो 1000 ग्राम में। तो यहाँ पे 250 ग्राम जो है वो क्या है, तो हमारा कॉपर और चांदी है। क्या है, कॉपर और चांदी है। इसे हम लोग 18 कैरेट भी कहते हैं। और जो लोकल एरिया में जो सोने बेचे जाते हैं तो मुख्यतः 12 या 14 कैरेट को होता है। इसीलिए कभी आप ज्वेलरी या आभूषण बनाते हैं तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा और SI मार्क वाले ही गोल्ड को ले जाइए, खरीदिएगा। यदि कोई धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। यदि कोई धातु पारद है तो क्या कहेंगे, इसे अमलगम कहते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता एवं गलनांक कम होता है। उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्ते की मिश्र धातु पीतल। तो तांबा और जस्ते की जो मिश्र धातु है वो क्या है, पीतल है। तो जैसे पीतल लिख लीजिएगा, पीतल किसका है, तो कॉपर का और जिंक का। टीन, जो टीन है वो किसका है, तो हम कॉपर और स्टेनस का, किसका है, कॉपर और स्टेनस का टीन है। ताम्र एवं टीन तो की मिश्र धातु कांसा होती है। और ताम और जो टीन है वो किसका मिश्र धातु है, तो कांसा का, कांसा का। ये कुचालक है, लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युतीय परिपथ बनाने में किया जाता है। जबकि मिश्र धातु में क्या है, वो कुचालक है। लेकिन तांबा क्या होता है, तो विद्युत परिपथ में तार बनाने में उपयोग किया जाता है, तो वो वहाँ सुचालक है। सीसा एवं टीन PbNs की मिश्र धातु सोल्डर होती है। तो जो हमारा सोल्डर होता है, जिसे हम लोग सोल्डर कहते हैं कि सोल्डर करना है, एक पतली तार जैसी होती है, वो किसकी होती है, तो वो सीसा और टीन की होती है, स्टेनस की होती है। जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों को परस्पर वेल्डिंग में जोड़ने में किया जाता है, सोल्डर को। तो विद्युत तार को जोड़ना है, उसमें हमको किसका उपयोग करते हैं, तो सोल्डर का उपयोग करते हैं। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का चमत्कार। लगभग 1600 वर्ष पूर्व भारत के लौह कर्मियों ने दिल्ली में एक लौह स्तंभ बनाया। उन्होंने जंग से लोहे को बचाने के लिए एक विधि विकसित की। इस स्तंभ की जंगता से प्रतिरोधकता का अवलोकन विश्व के कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। यह स्तंभ कुतुब मीनार के निकट स्थित यह लौह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा तथा इसका भार 6 टन मतलब 6000 kg है। कितना है, 6000 kg है, जो कुतुब मीनार के पास में ही है। अब हम इन प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो हमसे कह रहा है कि जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइड को निम्नलिखित धातुओं के साथ संपर्क किया जाता है। किस स्थिति में विस्थापन की अभिक्रिया घटित होगी। तो यहाँ देखिए, विस्थापन जो होगा वो नहीं होगा, विस्थापन होगा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है, सो मैं जी ले हा ता पा चा सो। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारा जिंक ऑक्साइड है, ZnO है। जब हम मान लीजिए यहाँ क्या कह रहा है, तो जिंक कह रहा है, तो जिंक से कराएंगे तो जिंक तो दोनों की अभिक्रियाशीलता है, सक्रियता है, एक ही है। तो यहाँ जिंक क्या होगा, विस्थापित होगा, तो नहीं होगा। लेकिन मैग्नीशियम देखिए, अब मैग्नीशियम हमारा यहाँ है, जिंक मैग्नीशियम ऊपर है और जिंक हमारा नीचे है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, विस्थापित कर देगा जिंक को, तो यह विस्थापित कर देगा। हाँ, क्यों, क्योंकि जिंक से अभी ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, मैग्नीशियम है। अगर नीचे रहता तो नहीं करता, लेकिन जिंक से ऊपर मैग्नीशियम है तो ये विस्थापित कर देगा। अब देखिए कॉपर, तो कॉपर हमारा यहाँ, इसका मतलब क्या, जिंक से नीचा है, तो जिंक से नीचा है तो विस्थापित करेगा, तो नहीं। अब देखिए हमारा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। अब यहाँ देखिए मैग्नीशियम जिंक अब करेगा, तो मैग्नीशियम हमारा यहाँ है, जिंक नीचा है, तो करेगा, तो नहीं करेगा। अब देखिए मैग्नीशियम करेगा, तो नहीं करेगा। अब देखिए कॉपर, अब हम देखते हैं तो कॉपर हमारा यहाँ है, कॉपर हमारा यहाँ है। अब कॉपर हमारा यहाँ है
तो अब हमको क्या करना है, मैग्नीशियम हमारा ऊपर है तो ये विस्थापित करेगा, तो कॉपर से तो ऊपर ही मैग्नीशियम है तो ये भी विस्थापित नहीं करेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। अब हमारा है कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड को जिंक करेगा तो कॉपर हमारा यहाँ है तो जिंक क्या है, ऊपर है, तो विस्थापित करेगा तो हाँ कर देगा, क्योंकि जिंक जो है कि कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। अब देखिए हमारा है मैग्नीशियम, कॉपर हमारा यहाँ है, मैग्नीशियम ऊपर है तो ये भी विस्थापित कर देगा, हाँ। अब देखिए यहाँ कॉपर, तो कॉपर कॉपर को करेगा तो नहीं, ऐसे ही रह जाएगा। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती हैं वो कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करती है, उसके स्थान से विस्थापित कर देती है, अलग कर देती है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी धातु जो होती हैं वो आसानी से संक्षारित नहीं होती। तो जो धातु जो होंगी वो आसानी से प्राकृतिक में पाई जाती हैं, जो स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं वो धातु हो सकती हैं, या जिनकी अभिक्रियाशीलता जो होती है कम होती है वो आसानी से संक्षारित नहीं होगी। तो उसमें क्या आ जाते हैं, सोना, चांदी, हमारा क्या आ जाएगा, पीबी आ जाएगा, प्लेटिनम आ जाएगा, पीटी भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पीबी पीटी आ जाएगा, पीबी पारा शायद आता है, पारा। अब देखिए कह रहा है मिश्र धातु क्या होते हैं, तो कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को या एक धातु को एक अधातु से या दो अधातु हो, कुछ भी हो लेकिन दो से दो अधिक धातु या अधातु हो, तो दोनों का जो एक समांगी मिश्रण जो होगा वही हमारा क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। तो हमने देखा था इस्पात को देखा था, तो इस्पात जो होते हैं वो कॉपर और स्टेनम के होते हैं। हमने स्टेनलेस स्टील देखा था, तो स्टेनलेस स्टील में कॉपर, निकेल और क्रोमियम होते हैं। हमने आगे देखा था जो हमारा होते हैं कांसा, ये जो होते हैं इस्पात हमारा क्या होते हैं, तो ये कांसा होते हैं। जो कांसा में हम लोगों का क्या आता है, कॉपर और स्टेनम आता है, क्या आता है कांसा में। जबकि हम देखेंगे ये इस्पात में, तो इस्पात किसके होते हैं, तो इस्पात में मुख्यतः कार्बन और लोहा होते हैं, क्या होते हैं, कार्बन और लोहा होते हैं इस्पात में। ये सभी क्या है, मिश्र धातु हैं। अब हम एक बार उन बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं जो हमने अध्याय 3 में देखा है। तो हमने अध्याय 3 में क्या क्या सीखा है उन सभी बिंदुओं को देखते हैं। तो हमने देखा था कि तत्वों को धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो तत्व जो होते हैं मुख्यतः हम उन्हें तीन भागों में बांटते हैं, लेकिन जो मुख्यतः हमारा होता है वो दो होता है। क्या क्या होता है, तो धातु और अधातु, एक उपधातु भी होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। हमने आगे भौतिक गुणधर्म में देखा था कि जो धातुएं होती हैं वो तन्य होती हैं, आघातवर्ध होती हैं, चमकीली होती हैं एवं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। पारद के अलावा सभी धातुएं कमरे के ताप पर जो ठोस अवस्था में पाई जाती है, कमरे के ताप पर पारद द्रव अवस्था में पाई जाते हैं। तो हमने देखा था कि जो धातु के भौतिक गुणधर्म थे तो वो तन्य थे, आघातवर्ध थे, चमकीला थे, ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक थे। लेकिन पारद जो था वो सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है, लेकिन जो हमारा पारद जो होता है वो द्रव अवस्था में रहता है। आगे हमने देखा था कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, क्योंकि यह अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वधन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो भी धातु होते हैं वो विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, क्योंकि ये अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर क्या कर लेते हैं, धन आयन में परिवर्तित। जैसे हमने देखा था कि सोडियम था, तो सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में एक और थे, तो ये क्या करता है कि क्लोरीन जो होते हैं उनके 7 होते हैं, तो क्लोरीन को एक ये दे देता है और सोडियम जो होता है धनायन हो जाता है और क्लोरीन एक लेता है तो ये ऋणायन बना लेता है। तो जो धातु होंगी वो दे देंगे, जबकि अधातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेते हैं। आगे हमने देखा था ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो जो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातु क्या बनाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, और जो क्षारीय ऑक्साइड में हम जब जल से अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्षार बना देते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक क्षारीय ऑक्साइड है, जबकि अम्लीय ऑक्साइड दानों के गुणधर्म प्रदर्शित करती है। इन ऑक्साइडों के उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं।
तो हमने देखा था कि जो हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड है या जिंक ऑक्साइड है, ये क्षारीय ऑक्साइड तथा अम्लीय ऑक्साइड दोनों के गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड भी बोले थे। आगे हमने देखा था कि जो हमारे जल एवं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके धातु की अभिक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। तो जो जल एवं तनु अम्लों के तनु है वो अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता क्या होगी, अलग अलग होती है। आगे हमने देखा था अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को षड्यता श्रेणी कहते हैं। तो जो अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में माने घटते क्रम में व्यवस्थित जो सामान्य धातुओं की सूची थी वो उसे हमने क्या कहा था, तो सक्रियता श्रेणी कहा था। आगे हमने देखा था कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातु तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है। तो जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं जो रहेंगे वो अम्ल के साथ जो होते हैं वो हाइड्रोजन को क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती है। तो हमने देखा था कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो ये क्या करती है कि अपने से कम अभिक्रियाशील अगर कोई धातु रहेगी तो उसको क्या करती है कि उसके लवण विलयन में उसे विस्थापित कर देती है, अलग कर देती है। जैसे मान लीजिए हमने पोटेशियम को लिया, पोटेशियम क्लोराइड है, अगर इसको पोटेशियम को हमने Zn से किया तो Zn क्या इसको विस्थापित कर पाएगा, नहीं, क्योंकि पोटेशियम का क्या है अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है, Zn का क्या है पोटेशियम से कम है। लेकिन यही ZnCl2 है, जब पोटेशियम से अभिक्रिया कराएंगे तो ये जो होते हैं वो Zn को विस्थापित कर देंगे और KCl और Zn2 बन जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि Zn को विस्थापित कर देता है, क्यों, क्योंकि पोटेशियम की Zn से अधिक अभिक्रियाशीलता है। आगे हमने देखा था कि प्राकृतिक में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती है। तो जो प्राकृतिक में धातुएं होती हैं वो स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती है। तो हमने देखा था कि हमारा सोना और चांदी होते हैं वो अधिकांशतः स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि कुछ होते हैं जो मिनरल्स के रूप में पाए जाते हैं, जैसे सीने बार को हमने देखा था, या कार्बोनेट या सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। अयस्क से धातु का निष्कर्षण, अब यहाँ देखिए धातु अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के क्रम में को धातु कर्म कहते हैं। तो अयस्क से धातु का निष्कर्षण करेंगे या परिष्करण करेंगे करके उपयोगी बनाने में, जैसे उनको काम लायक या उनको उपयोग के लायक बनाने के प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। आगे हमने देखा था दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। ये धातु भी हो सकते हैं या अधातु भी हो सकते हैं, या एक धातु एक अधातु भी हो सकते हैं। आगे हमने देखा था लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रखने से लोहे जैसे कुछ धातुओं की सतह संक्षारित हो जाती है। इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। तो जब हम खुली हवा में लंबे समय तक या आर्द्र वायु के संपर्क में रखने से लोहे या कुछ अन्य धातुएं होती हैं जिनकी सतह संक्षारित हो जाती है, यह घटना को हम लोग क्या कहते हैं, हमारा संक्षारण कहलाता है। आगे हमने देखा था अधातुएं के गुणधर्म धातुओं के विपरीत होते हैं, यह न तो आघातवर्ध और न ही तन्य होते हैं। ग्रेफाइट के अलावा सभी अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। तो हमने देखा था कि जो अधातु होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, वो उनके गुणधर्म जो होते हैं वो धातु के एकदम उल्टा होते हैं, विपरीत होते हैं। इसका न आघातवर्ध होते हैं न ही तन्य होते हैं। जो ग्रेफाइट होते हैं ये सभी धातु ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। सभी जो अधातु होंगे विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट होते हैं वो विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। आगे हमने देखा था कि जो अधातुएं होती हैं, अधातुएं वो विद्युत ऋणात्मक तत्व होती है, क्योंकि धातुओं के साथ अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आवेशित आयन बनाती है। तो जो अधातु है, नॉन मेटल है, वो विद्युत ऋणायन होती है, क्योंकि ये धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर
ऋण आवेशित आयन बनाती है। जैसे हमने क्लोरीन को देखा था या ऑक्सीजन है, तो ये सभी क्या करते हैं, इसके अंतिम ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंतिम ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेंगे। तो जब ग्रहण करेंगे तो यहाँ क्या आ जाते हैं, ऋण आयन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, ऋण आयन आ जाते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, तो ऋण आवेशित आयन बनाते हैं। आगे हमने देखा था जो अधातु के ऑक्साइड बनाती है वो अम्लीय और उदासीन होती है, लेकिन जो अधातु होते हैं वो ऑक्साइड बनाते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय या उदासीन होते हैं। जब अधातु के ऑक्साइड को अगर हम उसको जल में अभिक्रिया कराते हैं तो ये अम्ल प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, तो ये अम्ल देते हैं। जबकि धातु के ऑक्साइड को कराते हैं तो क्या देते हैं, क्षार देते हैं। आगे हमने देखा था कि जो अधातुएं तनु अम्लों में से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती है। तो जो अधातु होंगे वो तनु अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती हैं, यह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती हैं। तो ये तो हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती है, ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर लेती है और हाइड्राइड बनाती है। इस तरह से आज हमारा एनसीईआरटी क्लास 10th के अध्याय 3 धातु एवं अधातु समाप्त हो गया। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर इस अध्याय से जुड़े हुए कोई भी आपको समस्या है या किसी चीज़ के जानने की जिज्ञासा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहां आपके सवालों को जवाब दिया जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।